हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए भाई, वेलकम यू ऑल टू द लर्न एंड अर्न सीरीज एपिसोड नंबर 2। और इस एपिसोड में हम लोगों को क्या करना है। सर, पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एपिसोड नंबर 1 में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उसके क्या आंसर थे। उनके आंसर्स को हम लोग को डिस्कस करना है। और उसके बाद ये बताना है कि विनर सर कौन है जो कि एलिजिबल है फॉर द प्राइजेस। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को डिस्कस करनी है। और उसके बाद एट लास्ट मैं आपको इस एपिसोड में भी कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। क्लियर है। और जिसके आंसर्स आप देंगे और उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे अपने थर्ड एपिसोड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं कहां से। सर, दी आंसर्स ऑफ द एपिसोड नंबर 1। सर, आंसर्स बता दीजिए। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, हम लोगों ने रिप्लाई भी किया है, बहुत से बच्चों ने रिप्लाई किया है। एंड आई रियली अप्रिशिएट, उन बच्चों को अप्रिशिएट करता हूं कि जिन्होंने रिप्लाई करा है क्वेश्चंस का। ठीक है, भले ही आंसर्स उनके कुछ गलत हो सही हो, उस वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, वो आंसर तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं तो डिस्कस करूंगा ही। बट क्या होता है कि आपने कम से कम एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट तो किया है। क्लियर है, आपने अटेम्प्ट तो कुछ ना कुछ आप सीखोगे ही जरूर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपसे गलतियां हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हो रही है, कोई टेंशन की बात नहीं। अभी गलतियों को इंप्रूव करा जाएगा, अभी गलतियों को आपको सुधारा जाएगा, आपको बताया जाएगा कि ऐसे नहीं, इसका आंसर ये होगा। अभी आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपका कोई भी लॉस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो बेटा प्लीज काइंडली अटेम्प्ट करिए। आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए ही ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करे जा रहे हैं जिनका पूरा पूरा चांस है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए। क्लियर है। मैं क्वेश्चंस ऐसे बना रहा हूं जो थोड़े से टेक्निकल भी हों, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे के पूरे क्लियर हो जाए। क्लियर है। चलिए भाई, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले आंसर्स। आंसर सर, एपिसोड नंबर 1 के आंसर्स क्या है सर, बता दीजिए। चलिए, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ का आंसर देखेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, वेदर द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट इज अ डिक्री। सर, जो डिक्री या जो रिजेक्शन होती है प्लेंट की, क्या उसे हम डिक्री बोलेंगे। अब आप ही मुझे बताओ कि सर, रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट क्या डिक्री होगी या नहीं होगी। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि डिक्री का मतलब सर क्या होता है, डिक्री क्या होती है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे कि हाँ सर, रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट इसके अंदर फॉल कर रही है या नहीं कर रहा है। तो देखते हैं भाई क्या आंसर है हमारा। देखिए, आंसर नंबर 1 क्या है, मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। आंसर नंबर 1 क्या है, डिक्री क्या है, पहले देखते हैं डिक्री क्या होती है। बेटा आप बताइए, डिक्री क्या होता है। सर, डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। सर, हमको ये पता है डिक्री क्या होता है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन। मतलब कोर्ट क्या करता है, डिक्री को कैसे एक्सप्रेस करता है, फॉर्मली एक्सप्रेस करता है। क्लियर है, फॉर्मली एक्सप्रेस करता है किसका, ऑफ द एडजुडिकेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन किसका है, ऑफ द एडजुडिकेशन। ऑब्जेक्ट एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है सर, ऑल द लीगल प्रोसेसेस फॉलोड बाय द कोर्ट। ठीक है, ऑल द लीगल प्रोसेस फॉलोड बाय द कोर्ट। तो क्या है, डिक्री क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। किसका होता है, ऑफ द एडजुडिकेशन। जो कि क्या करता है, जो कि क्या करता है, कैसा एक्सप्रेशन है जो कि क्या करता है, विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। क्या बोल रहा है, विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस। डिक्री एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है कोर्ट का जिससे कि जो कंक्लूसिवली, कंप्लीटली डिटरमाइन करता है क्या, द राइट्स of the parties with regard to all or any of the matters in the controversy in a suit। जो कि कंक्लूसिवली क्या डिटरमाइन कर देता है, राइट्स डिटरमाइन करता है। किसकी डिटरमाइन करेगा सर, पार्टीज की करेगा, इन रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ द मैटर्स और एनी ऑफ द मैटर्स। किसका, जो कि सर कंट्रोवर्सी में है, जो कि डिस्प्यूटेड मैटर्स है। तो डिक्री एक तरह से क्या बोल रहा है, जो कंक्लूसिव डिटरमाइन करता है क्या, राइट्स ऑफ द पार्टी। तो बेटा ऑन द अदर हैंड, अब जो हमारा क्वेश्चन था, जो कि हमारा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, तो नीचे क्या लिखा है, ऑन द अदर हैंड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट कहां पे अकर होता है, रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट सर, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ अ सूट। जैसे ही आपने प्लेंट फाइल करा है, वही तो आपका इनिशियल स्टेज है। और वहीं पे अगर कोर्ट ने, वहीं पे अगर जज ने आपके प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, तो एक बात बताओ, क्या कोर्ट ने कुछ कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया क्या, क्या कुछ डिटरमाइन किया, क्या गो थ्रू गया, क्या उससे डिटरमाइन हुई किसी पार्टीज का राइट। आप खुद बताइए, क्या डिटरमाइन हुआ या नहीं हुआ। देखिए, on the other hand, rejection of a plaint occurs at a initial stage of a suit and does not conclusive determine
द राइट्स ऑफ अ पार्टीज। भाई साहब आपने प्लेन फाइल किया, वहां पे कोर्ट को कुछ दिक्कत लगी उसके अंदर, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो डिटरमाइन कहाँ करा उसके अंदर, और कंक्लूसिवली डिटरमाइन कहाँ करा राइट्स ऑफ द पार्टीज को, कुछ डिटरमाइन हुआ क्या? देखिए, द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेन्स टेक प्लेस व्हेन द प्लेन डज नॉट कंप्लाई। कब होता है रिजेक्शन, कब होता है प्लेन का? व्हेन द प्लेन डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स लेड डाउन इन द लॉ। जो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर आपको रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी होती है वाइल फाइलिंग द प्लेन्स, आपने अगर वही फुलफिल नहीं करी तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ प्लेंट में बी रिजेक्टेड इफ डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन। लाइक एन एग्जाम्पल, आपने कॉज ऑफ एक्शन आपको डिस्क्लोज करना था, आपने डिस्क्लोज नहीं करी, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। या तो भाई आपको स्टैंपिंग करानी थी, आपने स्टैंप नहीं कराई, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। आपको वहां पे वैल्यूएशन करानी थी, आपने कोई चीज की अंडर वैल्यूएशन कर दी, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। समझ आ रहा है? तो बेटा कंक्लूसिव डिटरमाइन कहाँ किया किसी पार्टी का राइट, कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दिया। समझ आ रहा है? तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, आंसर क्या है आपके लिए इसका? द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट इज not a decree as it does not conclusive determines the rights of the parties but rather terminates the suit। बल्कि यहाँ पे क्या होता है, जो सूट फाइल हुआ है वो तो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया at a very initial stage due to the non compliances with the procedural requirements। जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है आपने वो फुलफिल ही नहीं करी, जिसकी वजह से प्लेंट आपका क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। भाई साहब इसमें कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है कहाँ? और जब तक कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज है ही नहीं, तो ये डिक्री कैसे मान ली जाएगी, डिक्री किस एंगल से मान ली जाएगी? तो बेटा द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 इज द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट इज नॉट अ डिक्री, इज नॉट अ डिक्री। आता है समझ? ये था आंसर नंबर 1, जिसका आंसर सही है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और जिसका आंसर गलत है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सीख रहे हैं सर, हम सीख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने सीख लिया, अब आगे गलत नहीं होगा, बस इतना आपके अंदर होना चाहिए कि सर अब आगे गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा था X the mortgagee of house brings a suit against Y the mortgager for the foreclosure of the mortgage and the decree is passed in favor of X। यही एक क्वेश्चन था जो बहुत बहुत टेक्निकल थोड़ा बच्चों को लगा। ठीक है, बच्चे बहुत करीब पहुंचे, बहुत करीब पहुंच गए, मगर पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, इसका आंसर बहुत ध्यान से समझ लेना। क्लियर है? समझ आ रही है? चलिए, तो क्या मैंने आपको बताया था, एक मिस्टर एक्स थे और एक मिस्टर वाई थे। मिस्टर एक्स कौन थे? मॉर्गेजी थी, और मिस्टर वाई कौन थे? मॉर्गेजर थे। तो मिस्टर वाई ने क्या किया था, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से कुछ पैसा लिया था और अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया था, मॉर्गेज कर दिया था मिस्टर एक्स के पास। क्लियर है? ड्यू डेट आ गई थी जब मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स को रीपे करना था लोन, मगर मिस्टर वाई ने लोन को रीपे नहीं किया, तो मिस्टर एक्स ने क्या कर दिया था, फाइल द सूट अगेंस्ट मिस्टर वाई, और कोर्ट में मैटर गया। अब कोर्ट की डिक्री आई इन फेवर ऑफ एक्स, कोर्ट की डिक्री आई इन फेवर ऑफ एक्स। मैंने आपसे पूछा था बेटा जो एक कोर्ट की डिक्री आ रही है, जो कोर्ट की डिक्री आ रही है, ये जो डिक्री है ये बेटा प्रीलिमिनरी है या ये फाइनल है? ये मेरा क्वेश्चन आपसे था, ये प्रीलिमिनरी डिक्री है या ये फाइनल डिक्री है? अब आप मुझे बताओ, बड़ा सोच समझ के, बहुत सोच समझ के जरा बताओ इसके अंदर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, जरा ये बताइए हो क्या रहा है। अब सोचो, अब सुनो ध्यान से, जरा सुनो एक बार, होगा क्या इसके अंदर। आंसर तो वैसे मैंने लिखा हुआ है। अब पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए, पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि सर, पहले आपको क्या पता चलना चाहिए कि सर एक बात बताओ कि प्रीलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री होता क्या है। पहले तो आपको ये एक्सप्लेन करता हूं, पहले ये देखो क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ डिग्री। टाइप्स ऑफ डिग्री, पहले तो आप डिग्री देखो दो तरीके की होती कौन सी, पहले तो ये देखिए। प्रीलिमिनरी डिग्री ऐसी डिग्री होती है which are granted which are granted when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of। जब तक सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा है और उसी मैटर में कोई डिग्री पास हो रही, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिमिनरी डिग्री। मतलब अगर कोई भी फर्दर स्कोप है ही नहीं उस सूट से रिलेटेड, मतलब जैसी डिग्री आई और अगर क्या है सूट वहीं के वहीं अगर ओवर हो रहा है, तो बेटा वो प्रीलिमिनरी नहीं है।
तो वो प्रीलिमिनरी नहीं, तो वो फाइनल हो जाएगी। मगर अगर थोड़ा सा भी स्कोप बचा है कि अभी मैटर खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे कोई ना कोई और डिग्री आएगी, तो अभी वो बोलेंगे दैट डिग्री इज अ प्रीलिमिनरी डिग्री। देखिए लिखा है व्हेन देयर इज अ स्कोप फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन दैट पॉइंट। अगर हल्का सा भी स्कोप बचा है कि अभी आगे कुछ ना कुछ और डिसीजन आएगा कोर्ट का, तभी वो डिग्री प्रीलिमिनरी है। समझ आ रहा है? क्लियर है? और अगर कोई स्कोप बचा ही नहीं है तो वो डिग्री को हम फाइनल बोल देते हैं। तभी देखो क्या लिखा है, प्रीलिमिनरी डिग्री आर ग्रांटेड वेयर फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन। हैव टू बी टेकन, अभी आगे प्रोसीडिंग्स होनी है बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। तो उस केस में अगर कोई डिग्री आ रही तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिमिनरी। समझ आ रहा है? ठीक है, जब कोई स्कोप हल्का सा बचा हुआ है कि आगे और भी प्रोसीडिंग चलेगी, समझ आ रहा है, तो उस केस में अगर कोई भी डिग्री आ रही है तो उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी। और फाइनल क्या होता है, जब सूट क्या होता है, कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो जाता है। व्हेन द सूट इज कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ, उसको बोलते हैं फाइनल डिग्री। जब कोई स्कोप बचा ही नहीं है, कोई स्कोप बचा ही नहीं फर्दर प्रोसीडिंग का, तो उसको बोलते हैं फाइनल। आता है समझ? अब हमारा केस क्या था? अब हमारा क्या केस था कि भाई साहब जो मॉर्डगेजी था, जो मिस्टर एक्स था मॉर्डगेजी, उसने सूट फाइल किया है। कहां पे फाइल किया है? कोर्ट में फाइल किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर वाई। अब सुनो हुआ क्या था, हुआ क्या, देखिए जरा हुआ क्या है, देखो एक बार। मिस्टर एक्स ने, मिस्टर एक्स था कि मिस्टर वाई था हमारा, देखिए एक बार एग्जांपल पहले। हाँ मिस्टर एक्स था। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के खिलाफ सूट फाइल किया। अब मिस्टर एक्स कौन था सर? हमारा मॉर्ट गेजी था। बहुत ध्यान से समझना। और मिस्टर वाई कौन था? मॉर्ट गेजर था। क्लियर है? आता है समझ? अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के खिलाफ सूट फाइल किया और इस सूट पे कोर्ट की आती है डिग्री। अब आपसे मैंने पूछा बेटा ये डिग्री क्या है, ये डिग्री क्या है? आप सोचो एक बार। कोर्ट में गया है मैटर, अब ध्यान से समझना क्या मैं बोल रहा हूँ। कोर्ट में गया मैटर, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के खिलाफ करा सूट फाइल। ठीक है कि सर हमको चाहिए मेरे पैसे, टेन्योर ओवर हो गया है। कोर्ट में गया मैटर, कोर्ट ने पास करी डिग्री। अब क्या होगा? कोर्ट की डिग्री आई, कोर्ट की क्या डिग्री आई कि मिस्टर वाई इस डेट को, हाँ या मैं बोल देता हूं मिस्टर वाई विद इन पर्टिकुलर टाइम, विद इन पर्टिकुलर टाइम प्लस पर्टिकुलर अमाउंट आप मिस्टर एक्स को पे करेंगे। ये डिग्री आएगी, यही डिग्री आएगी कोर्ट की। ये डिग्री आएगी कि नहीं आएगी बताइए भाई? ये डिग्री आएगी। कोर्ट क्या डिग्री पास कर रहा है? मिस्टर वाई को बोल रहा है मिस्टर वाई आप मिस्टर एक्स को, आपका लोन टेन्योर ओवर हो गया, जितने टाइम के लिए आपने लोन लिया था कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे? मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को आप इतने टाइम पीरियड में और इतना अमाउंट जो भी इंटरेस्ट एंड ऑल लगा के जो भी हो रहा है, हाँ आपको पे करना है मिस्टर एक्स को। ये कोर्ट की डिग्री आई है, ये कोर्ट की डिग्री आई। अब जरा मुझे आप बताओ ये डिग्री बेटा जो आई है कोर्ट की, ये प्रीलिमिनरी है या ये फाइनल है? बताइए, ये प्रीलिमिनरी है या फाइनल है? ये जो डिग्री आ रही है कोर्ट के पास पहली पहली हियरिंग है, कोर्ट ने बोला है मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को आप इतने टाइम के अंदर, हाँ और इतना अमाउंट आपको पे करना है। बताइए डिग्री प्रीलिमिनरी है या डिग्री इज फाइनल? बेटा दिस डिग्री ये जो डिग्री आई है, ये जो डिग्री आई है, ये डिग्री अभी क्या है? प्रीलिमिनरी है बेटा। दिस डिग्री इज प्रीलिमिनरी, दिस इज नॉट अ फाइनल डिग्री। क्या ये फाइनल डिग्री है? आप बताइए। दिस इज प्रीलिमिनरी, ये प्रीलिमिनरी डिग्री है भाई साहब। क्यों प्रीलिमिनरी डिग्री है? अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, ये तो हो गया पहला सिचुएशन हो गई। कोर्ट ने मिस्टर वाई के ऑर्डर दे दिया, कोर्ट ने मिस्टर वाई को डिग्री पास कर दी कि मिस्टर वाई आपको देना है, तो यहां से एक राइट तो राइज हो गया मिस्टर एक्स का भी, राइट टू गेट द मनी। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा? अब मिस्टर वाई के ऊपर आता है। अब क्या हुआ? अब मिस्टर वाई के ऊपर आएगा, दो चीज होगी देखिए। अब मिस्टर वाई के ऊपर है सब कुछ। अब मिस्टर वाई के ऊपर क्या है? मिस्टर वाई दो चीज कर सकता है। मिस्टर वाई क्या करेगा? या तो पेमेंट कर देगा ऑन द रिक्वायर्ड डेट, ठीक है, जो डेट उसको दी गई है, जो टाइम दिया गया है वो पेमेंट कर देगा। मैं लिख देता हूं मिस्टर वाई
पेड द अमाउंट, और या तो होगा नॉट पेड द अमाउंट। दो चीज हो सकती है, पेड या नॉट पेड, दोनों चीज होगी कि नहीं? अभी तो उसको डिक्री पास हुई है ना, उसको ऑर्डर दिया कोर्ट ने कि भाई साहब आपको पेमेंट करनी है, दो चीज होगी, या तो पेड या तो नॉट पेड। पहले मैं आता हूँ नॉट पेड वाले केस में, पहले मैं आता हूँ नॉट पेड। अगर मिस्टर वाई ने पेमेंट नहीं करी एज पर द कोर्ट डिक्री, पेमेंट नहीं करी मिस्टर एक्स को, तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या सूट खत्म हो चुका है? क्या मैटर खत्म हो गया? क्या मैटर खत्म हो चुका है? नहीं सर, मैटर खत्म थोड़ी हुआ अभी तक। अगर पेमेंट नहीं करी तो कोर्ट में मैटर तो अभी चल ही रहा है ना। पेमेंट अगर नहीं करी तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट विल पास द ऑर्डर, कोर्ट विल पास द डिक्री। क्या बोलेगा? टू अटैच व्हाट? टू अटैच द प्रॉपर्टी जो कि मॉर्गेज करी गई है, जो मॉर्गेज करी थी मिस्टर वाई ने, टू अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर वाई। ये ऑर्डर आएगा, ये डिक्री आएगी कि नहीं आएगी? कोर्ट की आएगी कि नहीं आएगी? बताइए। आएगी। समझ आ रहा है? आएगी। समझ आ रहा? तो बेटा ये जो डिक्री आई है कोर्ट की, दिस इज फाइनल डिक्री। इसके बाद कुछ बचेगा क्या? बताइए। इसके बाद कुछ बचेगा? इसके बाद कुछ बचेगा? द मैटर विल बी क्लोज्ड, मैटर विल बी क्लोज। मगर सर यहां पे जब डिक्री आई थी कि भाई साहब आपको पेमेंट करनी है, यहां पे अभी सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ थोड़ी हो गया था, सूट थोड़ी पूरा कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो गया था। अगर पैसा नहीं देगा तो भाई साहब उसके बाद अटैचमेंट का डिक्री आएगी ना, तभी तो वो फाइनल बनेगी। तो ये जो पहले वाली आई थी, ये वाली, ये क्या थी? प्रिलिमिनरी थी, बाद में फाइनल आएगी। और दूसरा के सिचुएशन में आओ, सेकंड सिचुएशन में, अगर मिस्टर वाई पेमेंट कर देता, पेड, पेड ठीक है, ऑन द रिक्वायर्ड डेट, और ये पेड हो गया, आप ये मान के चलोगे यहाँ पेमेंट हो गई, तो उस केस में आप बोलोगे नहीं सर अगर पेमेंट कर दिया तब तो मैटर खत्म। नहीं सर, अगर पेमेंट कर दिया इसके बाद भी एक कोर्ट की डिक्री आएगी, और कोर्ट की डिक्री क्या आएगी? यहाँ पे कोर्ट की डिग्री क्या आएगी? यहाँ पे कोर्ट की डिग्री आएगी, यहाँ पे कोर्ट मिस्टर एक्स को बोलेगा, कोर्ट किसको बोलेगा? मिस्टर एक्स को बोलेगा क्या? टू रिलीज दी मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी, मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर वाई। किसको बोलेगा? मिस्टर एक्स को बोलेगा। मिस्टर एक्स के अगेंस्ट डिक्री पास करेगा कि भाई साहब अब तो आपको पेमेंट मिल गई ना, आपको पेमेंट मिल गई, अब जो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज क्रिएटेड था मिस्टर वाई का, उसको क्या करना है? रिलीज करना है उस प्रॉपर्टी को, टू रिलीज फ्रॉम इट्स मॉर्गेज। आता है समझ? आता है समझ? क्लियर है? तो बेटा जब यहाँ पे कोर्ट अपना ऑर्डर पास करेगा, जज डिक्री देगा कि भाई साहब इतने टाइम के अंदर आपको इतनी पेमेंट करनी है, वो फाइनल डिक्री नहीं है, दैट इज द प्रिलिमिनरी, क्योंकि अभी भी मैटर कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। कि अगर पैसा नहीं दिया तो क्या होगा, और पैसा दे दिया तो क्या होगा? समझ आ रहा है? देखिए आंसर मैंने क्या लिखा है, मैंने उस एंगल से, मैं आपको बता दे रहा हूँ मैंने किस एंगल से आंसर लिखा है। मैंने उस एंगल से आंसर यहाँ पे मेंशन किया है जिसमें कि आपको पेमेंट नहीं पे कर रहा, मिस्टर वाई पेमेंट नहीं दे रहा है। क्लियर है? देखिए क्या लिखा है। इन अ गिवन केस मिस्टर एक्स द मॉर्गेजी ऑफ अ हाउस brings a suit against Y, the mortgagor, for the foreclosure of the mortgage, and the decree is passed in favor of Mr. X. There will be preliminary, और क्या लिखा है यहाँ पे बेटा? एंड फाइनल। दोनों डिग्री आएंगी यहाँ पे। पार्टली प्रीलिमिनरी पार्टली फाइनल वाला नहीं है ये दिमाग में रखना। दिस इज नॉट पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल केस। यहाँ पे दो अलग अलग डिग्रीज आएंगी, पहले प्रीलिमिनरी आएगी उसके बाद आपकी फाइनल आएगी। देखिए द प्रीलिमिनरी डिग्री डिटरमाइंस द अमाउंट ड्यू टू द मॉर्गेज एंड फिक्सेस अ डेट, कि भाई साहब इतना अमाउंट और इतना टाइम के अंदर आपको पेमेंट करनी है। समझ आ रहा है? मिस्टर वाई को बोल रहा है पेमेंट करनी है। क्लियर? उसके बाद आप फाइनल में आते हैं। द फाइनल डिग्री विल बी पास्ड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ अ टाइम फिक्स फॉर द पेमेंट इन द प्रीलिमिनरी डिग्री। टाइम लैप्स हो गया मगर अभी तक मिस्टर वाई ने पेमेंट नहीं करी, मैंने उस एंगल से आंसर लिखा है, नहीं करी। द फाइनल डिग्री विल ऑर्डर द सेल ऑफ अ मॉर्गेज डिग्री एंड द प्रोसीड्स ऑफ द सेल विल बी अप्लाइड इन द पेमेंट ऑफ अ मॉर्गेज मनी एंड अदर कॉस्ट। आता है समझ? इन कंक्लूजन आपका जो है इन द फोरक्लोजर सूट, जो भी फोरक्लोजर का सूट होगा, अ प्रीलिमिनरी डिग्री एंड द फाइनल डिग्रीज आर पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या था? सर दोनों डिग्री पास होंगी, प्रीलिमिनरी भी पास होगी और सर फाइनल भी पास होगी। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आता है प्रीलिमिनरी भी फाइल होगी और फाइनल भी होगी, दोनों डिग्री आएंगी इसमें। आई होप क्लियर होगा। एंड आई, और मैं आपको बता दूं सभी बच्चों के लिए ये नया कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सभी बच्चों को लिए नया कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, सर अब समझ आया जाके हुआ क्या है।
मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था, और मुझे पता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा है सही से, आप लोगों ने सही से समझा ही नहीं है इस पॉइंट को। मुझे समझ आ गया क्योंकि मेरे पास जितने आंसर आए ना, मैं आंसर देख लिए हैं सबके। क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वेदर द कोर्ट कैन एक्सेप्ट द फ्रेश एविडेंसेस इन एन अपील, अपील में क्या फ्रेश एविडेंसेस लिए जा सकते हैं? लिए जा सकते हैं तो बेटा इसका जर्नल प्रोविजन क्या है आपको सबको पता है। फ्रेश एविडेंसेस इन एन अपील, और डायरेक्ट आंसर है इसका, डायरेक्ट आंसर बेटा जनरली फ्रेश एविडेंसेस अपील में आप कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। जनरली फ्रेश एविडेंसेस कोर्ट अपील में एक्सेप्ट नहीं करता, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जहां पे कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चंस पढ़ो मेरा क्या लिखा है। वेदर द कोर्ट कैन एक्सेप्ट, यस सर, यस सर, कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है, कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है। कब? जब एक्सेप्शनल केसेस में फॉलो करोगे। तो आप डायरेक्ट आंसर इसका ये नहीं बोल सकते, नो सर द एविडेंसेस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन एन अपील। बहुत बच्चों के ऐसे आंसर आए हैं, वो गलत है, ऐसा आप मेंशन नहीं कर सकते। आपको दोनों चीज लिखनी पड़ेंगी, आपको जनरल बताना पड़ेगा और आपको उसके एक्सेप्शंस में बताने पड़ेंगे। क्लियर है? मगर बहुत बच्चों के आंसर सही भी हैं इसके, एंड आई अप्रिशिएट कि बहुत बच्चों ने पूरा कंप्लीट आंसर लिख के भेजा। देखिए फ्रेश एविडेंस इन एन अपील, ठीक है, सीपीसी में डायरेक्ट आपका पोर्शन है ये, ठीक है। देखिए द जनरल रूल इज दैट द पार्टीज टू एन अपील शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस additional evidence in the court of appeal, whether oral or documentary, but the appellate court has a discretion, मगर कोर्ट के पास, जो appellate court है जहां पे आप अपील फाइल कर रहे हो, उसके पास डिस्क्रिशन होती है। डिस्क्रिशन होती है मतलब उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है एक्सेप्ट करने की भी और एक्सेप्ट ना भी करने की। तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, वेदर द कोर्ट कैन एक्सेप्ट, द आंसर इज यस। कब? जब इसमें आएंगे। To allow additional evidences in the following circumstances. Number one, क्या था? When the lower court has refused to admit the evidences which ought to have been admitted. सर लोअर कोर्ट में जहां पे मैंने केस फाइल किया था ना, वहां पे उनको एविडेंसेस एक्सेप्ट करना चाहिए था, मगर उन्होंने मेरे एविडेंस को एक्सेप्ट किया ही नहीं, किया ही नहीं। तो उस केस में द appellate court can accept. Next, the appellate court requires any documents to be produced or any witness to be examined to enable to pronounce a judgment. appellate court खुद से चाहता है, खुद से चाहता है कि भाई कोई डॉक्यूमेंट मेरे सामने, नए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कोई न्यू एविडेंसेस प्रोड्यूस करे जाए, करे जाए, वो खुद चाहता है क्योंकि उसके बेस पे उसको कुछ एग्जामिन करना है, ठीक है, उसको बेस पे उसको अपनी जजमेंट प्रोनाउंस करनी है, तो उस केस में अलाउ कर सकता है। और या तो एनी अदर सब्सटेंशियल कॉज, अगर फॉर जस्टिस के लिए कुछ है, कोर्ट को लगता है कि नहीं इट विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, या फिर जस्टिस के लिए प्रोवाइड करना होता है, तो उस केसेस के लिए भी कोर्ट आपको फ्रेश एविडेंस के लिए अलाउ कर सकता है इन केस ऑफ एन अपील। बट इन ऑल द अबव केसेस the appellate court shall record its reason for the admission of additional evidences. the court को proper reasoning देनी पड़ेगी कि on what basis ये court नए evidences को accept कर रहा है। क्लियर है? बहुत बच्चों ने ये नीचे वाली लाइन भी लिखी है, बहुत बच्चों ने, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कंप्लीट आंसर लिख के भेजा है, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर भेजा था, ठीक है। और कुछ कुछ बच्चों का गलत है, कोई दिक्कत नहीं, सीख लिया सर हमने, सीख लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा, कहाँ गया क्वेश्चन 4? हाँ क्वेश्चन 4 ये है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 ये था हमारा कि वेदर ही कैन फाइल द अपील। लो भाई क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन 4 नंबर देखिए क्या था। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने फर्स्ट अपील फाइल करी थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां से उसकी डिक्री आती है अगेंस्ट मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को फाइल करनी है क्या? सेकेंड अपील फाइल करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स फाइल करनी है सर। मिस्टर एक्स वांट्स टू फाइल द सेकेंड अपील ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। whether he can file the second appeal on the question of facts, whether the second appeal can be filed on the question of facts, yes or no। अगर yes है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो सर क्या कोई दूसरी रेमेडी है? बताइए सर। आंसर पे आते हैं, आंसर पे आते हैं, और आंसर क्या है? अपील में भी ब्रॉडली, पहले मैं आपको बताता हूं अपील कितने तरीके की होती है, फिर उसके बाद नीचे आंसर में आएंगे। अपील बेटा प्रोविजन बता रहा हूं पहले, अपील 2 तरीके की होती है, एक होता है फर्स्ट अपील, एक होता है आपका
फर्स्ट अपील, और एक होती है आपकी सेकंड अपील। जो फर्स्ट अपील होती है, दिस इज अपील फ्रॉम अ ओरिजिनल डिक्री। ठीक है, जब पहली पहली बार आपने केस फाइल किया और पहली पहली बार आपका वहां से फैसला आया है, उसके अगेंस्ट अगर आप अपील फाइल करते हो उसको बोलते हैं फर्स्ट अपील। और बेटा जो आपकी फर्स्ट अपील होती है, दैट कैन बी फाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉज एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, बोथ बोथ दोनों के बेस पे आप अपील फाइल कर सकते हो। फर्स्ट अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द डिक्री ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉज, बोथ। मगर जो बेटा सेकंड अपील होती है, सेकंड अपील, दैट इज अपील फ्रॉम द एपेलेट डिक्री। जो आपने फर्स्ट अपील फाइल करी, वहां से जो डिक्री आई उसके अगेंस्ट आप क्या फाइल कर रहे हो, सेकंड अपील, तो उसको बोलेंगे अपील फ्रॉम द एपेलेट डिक्री होती है। क्लियर है। और सेकंड अपील के पीछे जो आपका प्रोविजन जिससे रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो सेकंड अपील से रिलेटेड ही था। और सेकंड अपील के नीचे देखिए प्रोविजन लिखा है। सेकंड अपील का मतलब क्या होता है, देखिए, एन अपील लाइज टू द हाई कोर्ट। सेकंड अपील हमेशा और हमेशा हाई कोर्ट के पास जाती है, फ्रॉम एवरी डिग्री पास्ड इन अपील बाय अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें आपका आंसर छुपा हुआ है, क्या लिखा है, द सेकंड अपील लाइज ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड नॉट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। सर सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड अपील है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही फाइल होगी, लॉ पे ही फाइल होगी, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे फाइल नहीं होती है, नहीं होती है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे। तो मिस्टर एक्स सेकंड अपील क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे फाइल करना चाह रहा था, क्या वो कर सकता था? द आंसर इज नो। तो नीचे लिखा, इन अ गिवन केस मिस्टर एक्स वांट्स टू फाइल द सेकंड अपील ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, हेंस ही विल नॉट सक्सीड इन फाइलिंग द अपील। क्योंकि सर सेकंड अपील सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जा सकती, फैक्ट्स के बेस पे नहीं जा सकती। अच्छा सर नहीं जा सकती, तो क्या सर इसके पास कोई और रेमेडी है या और कुछ कर सकता है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। द ऑल्टरनेट रेमेडी फॉर मिस्टर एक्स इज गो एंड फाइल द रिवीजन पिटिशन एट द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन नंबर 115। सर रिवीजन पिटीशन फाइल करिए। और रिवीजन पिटीशन क्या होती है, ये आपके सामने है। रिवीजन पिटीशन मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। रिवीजन पिटीशन आप जाके फाइल कर दीजिए। रिवीजन पिटीशन किस लिए होती है? आप कोर्ट को बोलते हो सर टू लुक द मैटर अगेन, टू लुक रिपीटेडली, टू गो थ्रू द मैटर केयरफुली। और देखिए लिखा है, द हाई कोर्ट हैज एम्पावर्ड विद द रिविजनल जुरिडिक्शन। और एक इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए ये लिखी है नीचे, देखिए क्या लिखा है, इट इज एक्सरसाइज। ये रिवीजन पिटीशन के लिए कब एक्सरसाइज हो सकता है? व्हेन द केस इज डिसाइडेड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड नो अपील लाइज। जहां पे आप अपील फाइल नहीं कर सकते। सर ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स में अपील सेकंड अपील फाइल नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं सर। आप क्या फाइल करिए, आप रिवीजन पिटीशन फाइल करिए। रिवीजन पिटीशन फाइल करिए। और कब हो सकता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट, जब सबऑर्डिनेट कोर्ट ने क्या करा है, हैज डिसाइडेड द केस बाय एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन व्हिच इज नॉट वेस्टेड टू इट। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में जिसके अगेंस्ट आप अपील फाइल करना चाह रहे हो, उसने क्या करा है, उसने वो जुरिडिक्शन अपनी एक्सरसाइज करी है, वो अथॉरिटी एक्सरसाइज करी है जो उसके पास पावर थी ही नहीं। या तो फेल टू एक्सरसाइज द वेस्टेड जुरिडिक्शन, उसके पास अथॉरिटी थी, उसके पास पावर थी, मगर उसने एक्सरसाइज ही नहीं किया। या तो इलीगल एक्सरसाइज ऑफ द वेस्टेड पावर, या तो जो भी पावर्स थी एक्सरसाइज तो किया मगर इलीगल वे में किया। तो इन तीनों केसेस में, इन तीनों केसेस में आप क्या कर सकते हो, रिवीजन पिटीशंस फाइल कर सकते हो, भले ही अपील अलाउड ना हो। अपील अगर अलाउड नहीं है, आप क्या कर सकते हो, रिवीजन पिटीशन तो सर फाइल कर सकते हो। तो आपका आंसर यहां पे क्या था, सर मिस्टर एक्स कैन नॉट फाइल द सेकंड अपील ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, बट ही कैन गो टू द हाई कोर्ट बाय फाइलिंग द रिवीजन पिटीशन अंडर सेक्शन 115। आता है समझ? आता है समझ? आता है? आता है? क्लियर है? क्लियर है? ये 4 क्वेश्चंस थे और ये 4 आपके आंसर थे। 4 क्वेश्चंस और 4 आंसर्स। अब आप बोल रहे होगे सर विनर्स के नाम बता दो। अब सर विनर्स के नाम बता दो, विनर्स के नाम बता दो, कौन सर किसके आंसर सही है? सर क्या मेरा आंसर सही है चारों के चारों? बेटा पता तो आपको भी चल गया होगा, पता तो सबको चल गया होगा कि आंसर किसके किसके चारों सही हैं। विनर्स, विनर्स कौन कौन है? विनर्स कौन कौन है? बेटा बड़ा दुखद के साथ कहना पड़ रहा है, हाँ, डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहना पड़ रहा है कि नो विनर्स, नो विनर्स। एक भी बच्चे का चारों आंसर सही नहीं हुआ, एक भी बच्चे का। ठीक है, बट डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं है,
डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं, मोस्टली बच्चों का अगर मैंने देखा है, उनका सेकंड नंबर क्वेश्चन गलत हुआ है। किसी ने प्रीलिमिनरी बोला है, किसी ने फाइनल बोला है, और बहुत से ऐसे बच्चे भी है जिनका क्वेश्चन नंबर 1 गलत हुआ है, जिन्होंने बोला रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट इज अ डिक्री। ठीक है, और मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर है, क्योंकि बेटा टेक्निकल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही था। ठीक है, मगर मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन नंबर 2 गलत हुआ है। बहुत लोगों ने प्रीलिमिनरी बोला, किसी ने फाइनल बोला, मगर वहां पे बेटा डिग्री दोनों है, प्रीलिमिनरी भी आएगी और सर फाइनल भी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे थे जिनके 3-3 आंसर सही थे, और मैं रियली अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स। ठीक है, बट अब एलिजिबल अब इसके लिए नहीं हो, प्राइज के लिए, बट मेरी अप्रिसिएशन के लिए यू आर रियली एलिजिबल। ठीक है, क्योंकि आपने अटेम्प्ट पूरा क्वेश्चन किया है, आपने 4 में से 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। बट हमारी एक पॉलिसी यही है कि जिसके चारों आंसर, जो भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, जब भी पूछूंगा जिस सीरीज में, पूरे के पूरे क्वेश्चन जिसके सही होंगे उन्हीं को बेटा प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सर 4 में से 3 है तो सर कुछ तो दे दो, बेटा ये नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आज की सीरीज है, आज की सीरीज है। हाँ, आज का जो एपिसोड है उसमें भी क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, और 4 क्वेश्चन पूछूंगा, और आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर देने हैं विद 1 और 2 लाइन एक्सप्लेनेशन, और एमसीक्यू बेस्ड में पूछने वाला हूँ आज तो मैं, एमसीक्यू बेस्ड में पूछने वाला हूँ। ठीक है, क्लियर है। बट बिफोर कमिंग इनटू दैट मैं उन बच्चों का नाम जरूर लेना चाहूंगा, उन बच्चों का नाम जरूर लेना चाहूंगा जिन बच्चों के 4 में से एटलीस्ट 3 आंसर सही हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्लियर है, जैसे एक बच्चे तो है, एक बच्चे का नाम है, एक बच्ची है, इसका नाम है आंचल शर्मा, आंचल शर्मा है। इनका लास्ट का 4 डिजिट होगा, 4 नंबर का 9328। ठीक है, आंचल शर्मा पहले बच्ची थे जिसका आंसर 4 में से 3 सही था और अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सेकंड दूसरी बच्ची है स्नेहा सेन, इनका लास्ट का 4 डिजिट है मेरे हिसाब से 8123, स्नेहा सेन। ठीक है, नेक्स्ट एक और बच्ची है, इनका नाम है शिखा बरनवाल। इनका मुझे फोन नंबर नहीं दिख रहा है, बट इनका जो ईमेल इसका यूट्यूब में ईमेल आईडी है उसका, उससे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, शिखा बरनवाल 7285। ठीक है, इनका भी 4 में से 3 क्वेश्चन सही था और वेल एक्सप्लेन्ड, अच्छा एक्सप्लेन भी किया था। एक बच्ची और है हेमा बिंदु 5965 इनका भी 4 में से 3 क्वेश्चंस सही थे और अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किए, आई अप्रिशिएट। ठीक है, और एक और बच्ची है जसमीत। ठीक है, जसमीत एक और बच्ची है, इनका लास्ट का 4 डिजिट है 5331। ये कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके 4 में से 3 क्वेश्चन सही थे। सेकंड वाला क्वेश्चन को मैं मान सकता हूं थोड़ा सा टेक्निकल था, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर है, आता है समझ। चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज के क्वेश्चंस पे आप फोकस करिएगा, और ये जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, आई 100% मैं श्योर हूं कि आज का जो सीरीज का ये एपिसोड का हमारे क्वेश्चंस होगा ना, ये पक्का ये जवाब एकदम सही देंगे, मुझे पक्का पता है। ठीक है, 100% है, नेक्स्ट एपिसोड में हमारे विनर्स आने ही आने हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस हैं एपिसोड नंबर 2 के क्वेश्चंस हैं। नंबर वन क्वेश्चन है, हु मे अप्लाई फॉर रेफरेंस अंडर सेक्शन नंबर 113 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। कौन अप्लाई कर सकता है रेफरेंस के लिए? आपके सामने ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए, अ पार्टी टू द सूट, नंबर बी कोर्ट, नंबर सी बोथ ए एंड बी, बोथ पार्टी टू द सूट एंड कोर्ट, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। सर कोई भी नहीं कर सकता है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1 आता है समझ। चलिए बेटा, गूगल पे ना जाना भूल से भी, गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको टेस्ट देना है। ठीक है, गूगल पे नहीं, चीटिंग नहीं करनी है हमको। ठीक है, बहुत बच्चों को मैं अभी बता देता हूं, बच्चों ने ना चीटिंग भी करी है जिन्होंने आंसर लिखा है, मैंने पूछा था, क्योंकि बेटा वो लैंग्वेज से मुझे समझ आ जाता है, कि एक टीचर को कि बच्चे ने कॉपी किया है या बच्चे ने खुद से लिखा हुआ है, वो समझ आ जाता है हम लोग को। ठीक है, और गूगल में भी बहुत जगह कहीं ना कहीं आंसर थोड़े गलत होते हैं, ये भी बता दे रहा हूँ। क्लियर है, आता है समझ। तो पूरा भरोसा गूगल पे नहीं करना, अपने पे भरोसा करो, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, maximum amount, question number 2, maximum amount which a court may order for payment of compensatory cost in case of false or vexatious claims or defenses under CPC is, कितना भाई मैक्सिमम कंपनसेशन हो सकता है? मैक्सिमम नंबर 1
ऑप्शन नंबर ए ₹10,000, ऑप्शन नंबर बी ₹3,000, ऑप्शन नंबर सी ₹5,000, या तो ऑप्शन नंबर डी सर एनी अमाउंट, किसी भी अमाउंट का कंपनसेशन दे सकते हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा एंड आई होप आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर करते जाओ, आंसर करते जाओ तुरंत, जिसका पहले आएगा मैं उनको चूज करूंगा, आंसर करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, the rule of res judicata relates to a matter which is pending judicial inquiry, while res sub judice relates to the matter adjudicated upon or a matter on which judgment has been pronounced. Question है whether the above statement is true or false. Simple true और false आपको करना है और एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर देना। That's it. That's it. बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस का लेके आया हूँ। सिंपल आपको क्या बताना है, वेदर द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विथ 1 or 2 लाइन एक्सप्लेनेशन। दैट्स इट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है, वेदर द डिफेंडेंट resides outside the jurisdiction where the defendant resides outside the jurisdiction of a court in which the suit is instituted, the service of summon cannot be made through which mode? Where a defendant resides outside the jurisdiction of the court where the suit has been instituted, the service of summon to that particular defendant cannot be made through which mode? Number 1, sir, speed post. Number 2, sir, registered post. Number 3, sir, courier services approved by the high court. और या तो सर फैक्स और ईमेल, फैक्स और ईमेल। क्लियर है, क्लियर है। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए, ये 4 क्वेश्चन आपके लिए, और इनका आंसर मैं दूंगा एपिसोड नंबर 3 में। जल्दी जल्दी से शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। और इस टाइम आई वांट कि मैं विनर्स का नाम डिस्क्लोज करूं और इनको प्राइज अवार्ड दूं, ठीक है। प्राइज मनी जो भी है मैं उनको पे करूं, क्लियर है। आई रियली वांट कि चारों के चारों आंसर आपके सही होने चाहिए। क्लियरली क्लियर है। चलिए चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अटेम्प्ट करिए चारों के चारों क्वेश्चंस और आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी शुरू हो जाओ। चलिए बाय बाय, बाय बाय एंड टेक केयर।